हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी सीजीएल के लिए आपका ये सेट नंबर 3 है। और न केवल एसएससी सीजीएल के लिए, जो एसएससी के जो भी एग्जाम हो, अभी यूपी पुलिस का भी एग्जाम बच्चे देंगे, या आप वनडे एग्जाम दोगे, साथ में लोअर का एग्जाम देंगे, तो जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, एफकैट, एयरफोर्स या फिर वाई ग्रुप, तो सभी जगहों पर ये जीके काम आता है। तो चलिए एक एक क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। 2 सेट ऑलरेडी आ चुके हैं, तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है जाकर देख सकते हैं। मैं नई प्लेलिस्ट बना दिया हूं जिसमें से आप एसएससी सीजीएल 2026 करके देख सकते हैं। हालांकि वो सभी वनडे एग्जाम के लिए यूजफुल है। ऐसा नहीं कि केवल ये क्वेश्चन आपसे केवल सीजीएल में पूछा जाएगा। तो आप सभी देख सकते हैं जो भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। बाइलिंगुअल है और उसमें कहीं भी कोई इशू नहीं आएगा। लाइक जो बच्चे हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, सबके लिए यूजफुल रहने वाला है। क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं, साथ में और ऑप्शन जहां पर ट्रिक हो सकती है हम आपको सभी चीजें देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और यहां पर आपके सामने देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए आंसर यहां पर अभी है आपके पास में, बट आप पहले से ट्राई करिए। कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? तो यहां पर थे वासुदेव कर्ण, इनका नाम है। क्लियर? तो यहां पर लिखा है कि वासुदेव कर्ण किल्ड द लास्ट शुंग रूलर। शुंग से बाद में आए हैं, शुंग वंश के बाद में आए हैं, जिसका नाम था देवभूति। एंड इस कण्व ने क्या किया यहाँ पर, जो यहाँ पर जो है कण्व वंश की स्थापना हुई। क्लियर है? किसके द्वारा? वासुदेव कण्व के द्वारा। किसको हराकर? देवभूति को हराकर। किसके, कौन से वंश का था? शुंग वंश का। ये सब इंपॉर्टेंट है। कब किया था? 73 बीसीई, मतलब बिफोर क्राइस्ट। ये जीरो यानी ये ईसा मसीह का टाइम माना जाता है। उसके बाद 1 2 3 ऐसे चलता है, फिर पीछे चलता था, पीछे 1 2 3 ऐसे करके। तो ये यहाँ पर 73 ऐसे रहा होगा। क्लियर? चलिए इसको मैंने मतलब जो टाइम पीरियड है मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था। अब पूछा गया है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया है? थर्ड युद्ध की बात हो रही है, तो 1761 में। यहां पर ये फर्स्ट वॉर है, ये सेकेंड वॉर है। क्लियर? द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट ऑन 14 जनवरी 1761 बिटवीन मराठा एम्पायर एंड अफगान आर्मी ऑफ अहमद शाह दुर्रानी। तो यहां पर इनके बीच में तीसरा युद्ध हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है? यहां से बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ये अकबर और हेमू के बीच में लड़ गया था। पहला 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। 1556 में सेकंड हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। तीसरा मैंने कब बताया? तीसरा बताया है मैंने मराठा एम्पायर और किसके बीच में? अहमद शाह दुर्रानी, जो अफगानी सेना थी, उनके बीच में 1761 में लड़ा गया। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में आपको कितनी सारी चीजें क्लियर हो गई। ऐसे हमारे लगातार वीडियो आते रहेंगे। कभी टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, इस वजह से वीडियो कभी आपको देर मिलती है, बट आप जो पुराने हमारे एसएससी की वीडियो हैं 2024-25, उसको भी देख लीजिए, बहुत यूजफुल रहने वाले हैं। उस पर भी मैंने ऐसे ही आपको एक्सप्लेन किया है। यहां से देखिए क्वेश्चन भाई, यहां पर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन है? मैं 2 क्लासेस में बताया हूं। आर्टिकल 14 15 16, सॉरी ऐसे लिखना है, वो 61 लिख गया था, 16 17 और 18। मैंने कहा था इक्वलिटी पे आपको डाउट होता है, ये बताया था। इक्वलिटी डाउट क्यों? क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन, थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लूं जिससे मुझे आसानी रहे। तो ये हो गया डिस्क्रिमिनेशन। 16 में आपका होता है लोक नियोजन में अवसर, मतलब अवसर की समानता, आपको बराबर जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी मिलेगी। मेल फीमेल या किसी जाति के आधार पर आपके साथ विभेद नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 17 में है अनटचबिलिटी। अनटचबिलिटी उसी में क्वेश्चन पूछा कि ये 17 हो गया। 18वें में क्या हो गया? एबोल्यूशन, जो एबॉलिश करते हैं टाइटल्स का, उसके बारे में है। ठीक है? उपाधियों का अंत है। क्लियर? तो ये यहाँ पर आर्टिकल 17 की बात हो रही है। इसमें अनटचबिलिटी के तहत क्या करते थे, लोगों को मंदिर पे, सार्वजनिक स्थल पर जाने से लोग रोक लगा देते थे, कुछ वर्ग के लोग। बट अभी जब से आर्टिकल 17 आया है, तो यहाँ पर ऐसे चीजों का निषेध होता है कि आप किसी भी तरह से आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। लाइक लोगों को किसी स्थान पर इसलिए जाने के लिए रोक दे कि उसको आपने छुआछूत घोषित कर रखा है अपनी लैंग्वेज में। ठीक? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? देखिए भाई, हमने पॉलिटी में पार्लियामेंट का से वो करा रखा है। पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा कराया। और मैंने राष्ट्रपति यानी जब प्रेसिडेंट पढ़ाया था तब भी ये बताया है। तो हमारे पॉलिटी की वीडियो भी टॉपिक वाइज पॉलिटी चल रही है, आप उसको देखें। बिगिनिंग से लेकर हमने अभी तक आपको, जो लास्ट में मैंने अपलोड किया है लोकसभा स्पीकर किया, तो आप उसको जरूर देखें। तो राज्यसभा का जो यहाँ पर पदेन अध्यक्ष होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो आर्टिकल 64 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्स ऑफिसो। एक्स ऑफिसो मीन्स होता है कि जैसे ही पद पे कोई उपराष्ट्रपति बनेगा, वो सीधे राज्यसभा की वहां पर चेयर करेगा। क्लियर? ये राज्यसभा की बात होती है। और मैंने ये भी बताया था कि
उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। क्लियर, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर। राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 52 है इंपॉर्टेंट, और 61 में इम्पीचमेंट है, हटाने का प्रस्ताव है। अब जब हमने पार्लियामेंट बताया था तो इसके तीन पार्ट बताए थे, एक तो प्रेसिडेंट, दूसरा राज्यसभा, और ये लोकसभा। तो देखिए प्रेसिडेंट, ये पार्लियामेंट का आर्टिकल है 79, क्या है 79, प्रेसिडेंट के लिए है 52, राज्यसभा के लिए 80, लोकसभा के लिए है 81। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए आईपैड पे लिखते हैं तो जिससे कि मुझे थोड़ा सा लिखने में भी समस्या होती है, बट आप समझने की कोशिश करिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो कंटेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही क्वेश्चन में मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दूंगा, और थोड़ी सी स्पीड मेरी ज्यादा हो सकती है नॉर्मल से, बट आप मैनेज करिएगा थोड़ा सा। कह रहे कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो इस पे भी मैंने डिटेल बताया है। तो पूछा गया है गोदावरी, तापी, कृष्णा, कावेरी। चलिए आप खुद यहाँ पर कमेंट करके बताओगे। यहाँ पर देखो, नर्मदा, तापी, मांडोवी, जुआरी, गंगावेली, भरतपुजा और पंबा। भरतपुजा और पंबा रिवर। इधर कौन सी आ रही है आपकी? महानदी, वैतरणी, ब्राह्मणी, गोदावरी, कृष्णा, वैगई और कावेरी। ये सारी नदियां ये ईस्ट फ्लोइंग है, जो कि कहाँ गिरती हैं? आपकी बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी। और ईस्ट फ्लोइंग रिवर, सॉरी वेस्ट फ्लोइंग रिवर कहाँ गिरती हैं? अरब सी में गिरते हैं। तो वेस्ट फ्लोइंग में रिवर कौन सी आएगी? चारों में से ऑप्शन देख के अब आप कमेंट करिएगा, या बैक करके फिर से देखिएगा, आप बिल्कुल इसको जान जाएंगे। आपसे कमेंट की उम्मीद है कि आप यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो मेजर रिवर में आपको मैंने बता दिया, अब एक्सप्लेनेशन आप खुद से पढ़ेंगे, क्योंकि इतना डिटेल में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। कह रहे हैं कि माजुली आइलैंड दुनिया का सबसे बड़ा है, किस द्वीप पर है? देखिए ये अपना प्यारा भारत है, ऐसे मैं बना देता हूं। थोड़ा सा अभी अटपटा ही बनेगा, बट यू कैन मैनेज। आप जानते हैं कि थोड़ा सा बोर्ड पे बनाने में, इस पे बनाने में आसानी नहीं होती है। इधर से एक नदी आती है और ऐसे एंट्री करती है बांग्लादेश में, इसको हम कहते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर असम में जब जाती है तब इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। यहीं पर माजुली आइलैंड है, क्या है? माजुली आइलैंड है, असम में है। पूछा जाता है किस नदी में है, तो इसमें ब्रह्मपुत्र में है। माजुली असम राज्य हो गया एक क्वेश्चन। किस नदी में है? ब्रह्मपुत्र नदी में है। तो भारत का पहला ऐसा द्वीप जिसे जिला भी घोषित किया जा चुका है, तो किसने घोषित किया होगा भाई? असम गवर्नमेंट ने किया होगा। आ रही बात समझ में? तो जितने पॉइंट आपको हम बताते जा रहे हैं एक्स्ट्रा, ये पॉइंट याद रखिएगा। रिवर का भी वीडियो ऐसे तो है हमारे चैनल पे, बट मैं यहाँ पर ब्रह्मपुत्र के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, जिससे कि आपको आसानी रहे समझने में। देखिए मैं यहाँ पर आपको तुरंत अभी समझा देता हूँ, जिससे कि आप पूरा से यहाँ पे आप उसको कर सके, ठीक है। तो क्या समझना है भाई? देखो, इसको जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसको हम तिब्बत में क्या बोलते हैं? सांगपो कहते हैं। क्या बोलते हैं? सांगपो कहते हैं। चाइना में क्या कहते हैं इसको? चाइना में यारलुंग कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश में इसको हम दिहांग नाम से जानते हैं। असम में क्या बोलते हैं? असम में बोलते हैं इसको हम ब्रह्मपुत्रा। ठीक। फिर बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो बांग्लादेश में कहते हैं इसको हम जमुना कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन तैयार हुआ। तो ये जब नदी ऐसे निकलती है इंडिया में प्रवेश करती है, तो यहाँ पर एक वो पड़ता है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। क्या है? मानसरोवर के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर वहां से निकलती है। ठीक है भाई, इतनी बातें हमने आपको बता दी है। ये याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, वॉल्यूम ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी नदी है। लार्जेस्ट रखिएगा। अगर बात आती है कि आप इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर बताइए, दैट इज रिवर गंगा। क्या है? रिवर गंगा, जो हमारे देश की एक महत्वपूर्ण पवित्र नदी मानी जाती है। क्लियर। चलिए आगे हम बात करते हैं इस पे। पूछा है पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पंचवर्षीय योजना का कंटेंट है, मैं आपको वन बाय वन पंचवर्षीय योजनाएं आपको बताने वाला हूं, बट उसके लिए थोड़ा वेट करिएगा, एक वीडियो इस पे आएगा, सॉरी। ठीक है, तो यहां पर देखिए सेकंड 5 ईयर प्लान पे था, और ये किस पे थी? भारी उद्योगों पर थी, यानी इंडस्ट्री पर थी। पहली फिर किस पे थी? तो हेरा डोमट पे थी। ठीक है, तो यहाँ पर हेरा डोमट डोनट। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी याद रखिएगा, हेरा डोमर के उस पे सिद्धांत पर थी। दूसरी किस पर थी? दूसरी आपकी थी पीसी महालनोबिस। तो यहाँ पर ये पॉइंट याद रखिएगा, ईयर भी दिया हुआ है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। भारत में मौद्रिक नीति
क्या क्या मतलब उद्देश्य होता है? देखो, दो तरह की पॉलिसी होती है। एक होती है फिजिकल पॉलिसी, जिसको कहते हैं राजकोषीय नीति। क्या बोलते हैं? राजकोषीय नीति, फिजिकल पॉलिसी। दूसरी होती है मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी को बोलते हैं मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति जो है वो जारी करती है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट बजट और इसके थ्रू जारी करती है। तो यहां पर क्या उद्देश्य है? विकास को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिर बनाए रखना, ये याद है। टैक्स घटाना बढ़ाना फिजिकल पॉलिसी का पार्ट है, गवर्नमेंट करती है। आ रही बात समझ में? तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्मुलेट मैंडेटरी पॉलिसी। तो कौन किया? आरबीआई करा है। कौन सी? मॉनेटरी पॉलिसी, नॉट मैंडेटरी। टू मेंटेन द प्राइस एंड स्टेबिलिटी वाइल सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। ये देखिए, आपके लिए जो भी पॉइंट थे मैंने साथ में वो भी बता दिया, फिजिकल पॉलिसी और मौद्रिक जो नीति है, ये तो आरबीआई 1935 के एक्ट से बनी थी, ये भी बताया था। और इसका हेडक्वार्टर देखने को कहाँ मिलता है? आपको मुंबई में देखने को मिलता है। संजय मल्होत्रा इसमें आरबीआई गवर्नर है। कौन है? संजय मल्होत्रा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखो भाई, करंट के इश्यूज जो हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं बीच बीच में। अब पूछा है विद्युत धारा का क्या होगा? देखो, इससे पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था, तो उसमें मैंने चारों और पांच ऑप्शन, जो भी पांच ऑप्शंस मतलब है, पांच छह चीजें मैंने क्लियर किया था पहले क्लास में, तो आप उसको भी जाकर जरूर देखें। एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का है, ओम रेजिस्टेंस का है, और वॉट पावर का है। तो वॉट किसका है? पावर का है। ओम रेजिस्टेंस का है ना, रेजिस्टेंस। एम्पियर किसका हमने बताया है? आपको एम्पियर बताया है करंट का, यानी इलेक्ट्रिक करंट का। वोल्ट किसका है? पोटेंशियल डिफरेंस का है। तो इतनी सारी बातें आपको एक ही पता चल गई। तो अब ये मैच दी फॉलोइंग आए, डायरेक्ट आए, एनडीए सीडीएस में आए, एफकैट में आए, पीसीएस में आए, आरओ में आए, हाई कोर्ट का पेपर आ चुका है, लोअर पीसीएस का पेपर आ चुका है, सब जगह काम ये आने वाला है। अगला है, रात में तारों के टिमटमाने की घटना क्या होती है? तो पहले तो आपको ऑप्शन करना है। रात में तारों के टिमटमाने की बात है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। टीआईआर, देखिए टीआईआर से मत कंफ्यूज होगा। टीआईआर जैसे मरीचिका होता है, जैसे रेत में पानी जैसा लगना, रोड पर पानी जैसा लगना, पानी में सिक्का ऊपर लगना, छड़ी हुई मुड़ी हुई लगना, तो वो टीआईआर का होता है। जैसे ऑप्टिकल फाइबर किस पे काम करता है? टीआईआर पे करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। तो वो एक अलग चीज है। लिखा है कि starlight undergoes continuous refraction through the different layer of atmosphere with varying refractive indices before reaching our eyes, causing them to twinkle। यानी हमारे आंखों तक पहुंचने से पहले ये कई अबार अपवर्तन होता है, जिससे कि वो चमचमाते हुए हमें प्रतीत होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा चीजें, क्लासेस कैसी लग रही हैं। अगर लगातार आप यहाँ तक देख रहे हो, इट मीन्स आपको चीजें समझ आ रही हैं। और भी हम अच्छा प्रयास करेंगे जिससे कि आपको अच्छा कंटेंट दिया जाए। बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है? खाने का सोडा मैंने बताया था, बाई आती है, बाई करती है काम। तो देखो, केमिकल फॉर्मूला है बेकिंग सोडा का NaHCO3। अगर NaCO3 कर दिया जाए, ठीक है, तो ये हो जाता है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो उससे क्या होता है? वो आपका दूसरा होता है ना, वो ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। लेकिन यहाँ बेकिंग पाउडर है। तो बेकिंग का पाउडर का सूत्र है सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा होता है। ठीक है, मैंने अभी आपसे बताया भी है वॉशिंग सोडा कौन सा होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। बस चीजें समझ में आ गई हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। पूछा है कि भाई लाफिंग गैस किसे कहते हैं? तो लाफिंग गैस कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। तो नाइट्रस ऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस विथ स्वीटिश ऑर्डर द इंड्यूसेस लाफ्टर व्हेन इनहेल्ड इन अ स्मॉल क्वांटिटीज। तो छोटी मात्रा में भी, कम मात्रा में भी अगर इसको आप सूंघ लेते हो तो आप हंसते हुए नजर आओगे थोड़ी देर। ठीक है, और यहां पर ध्यान रखिएगा कि इसी का प्रयोग हम निश्चेतक के रूप में बेहोशी के लिए भी दिया जाता है। बट उसका अमाउंट जो होता है, अमाउंट मतलब पैसे से नहीं, मात्रा की बात कर रहे हैं, वो उस डॉक्टर अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। क्योंकि एनेस्थीसिया का डॉक्टर होता है वो अलग होता है। ठीक है, कोई भी जाके सुई नहीं लगा दिया कि ऊपर राक्षसों के साथ मीटिंग तय हो गई किसी व्यक्ति या पेशेंट की। तो वो ऐसा होता है ना कि लाइक उसके लिए एक अलग डॉक्टर होते हैं, है ना। अब पूछा है ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा घटक जिम्मेदार है? तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या होता है? प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। वाइट जो WBC होते हैं, व्हाइट ब्लड कार्पसेस जो होती हैं, ये बॉडी में इम्यूनिटी प्रदान कराती हैं। क्या कराती है? इम्यूनिटी। और रेड वाली जो होती हैं, ये हीमोग्लोबिन कंसीडर करती है, हीमोग्लोबिन को लेकर टहलती हैं। क्या? हीमोग्लोबिन
रेड ब्लड जो कार्पसेल्स होती हैं उनकी बात हो रही है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्लियर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। पूछा है पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? तो सिंपल सी बात है भैया, माइट्रोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? माइट्रोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो जब हम सेल वाला पार्ट आपको बताएंगे तो ये सारे राइबोसोम, प्रोटीन की थैली, लाइसोसोम, सुसाइडल बैग, है ना, तो ये सब मैं बताऊंगा आपको। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। पूछा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म यूआरएल इन ए कंप्यूटर? तो ये चार ऑप्शन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, यूनिक रिसोर्स लाइन और यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर। तो यहां पर आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यूआरएल का फुल फॉर्म यही होता है। जब आप कहीं पर कोई चीज पुट करते हो या आपको लिंक देनी हो तो उसमें यूआरएल वगैरह पूछा जाता है तो आप वो दे सकते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? अब आपको बताना है। जो लोग हमसे ज्योग्राफी या लगातार वीडियोस देख रहे होंगे उनको पता होगा। मैं कुछ यहाँ पर आपको रिलेट करके बताता हूँ। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल तो यहाँ पर है रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस। अब ये हुआ था 1997 में। क्योटो इज अ सिटी ऑफ जापान। क्या है भाई? सिटी ऑफ जापान है। तो इसको याद रखिएगा, जापान का शहर है। देखो 1972 में होता है स्टॉकहोम समिट। क्या है? स्टॉकहोम समिट। 1979 में फर्स्ट क्लाइमेट समिट होती है, पहली जलवायु को लेकर होती है। 1987 में होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन को लेकर। 1992 में होता है अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में। यहीं से एजेंडा 21 आता है 21वीं सदी के लिए जो कार्य करने थे। क्लियर है। और 1997 वाला पता ही चल गया है। तो ये कुछ मोटा मोटी इन्वायरमेंटल समिट्स है। तो इन्वायरमेंटल समिट पे मैं बता रहा हूँ ना कि टॉपिक पे वीडियो आएंगे। बस थोड़ा पेशेंस के साथ आप पढ़िए, लोगों को शेयर करिए, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ऐसे ही वीडियो आपको हम लोग लगातार लाते रहें। अगला क्वेश्चन भैया, कथकली। कथकली कहाँ का बताया था? केरल। अब मन में आ गया सर क्या क्वेश्चन रिपीटेड है? नहीं भाई, रिपीटेड नहीं है। वहां पर कुचिपुड़ी मैंने इससे पहले सेकंड में बताया था, कुचिपुड़ी। और वहां पर मैंने क्या किया था कि जितने भी डांस के फॉर्म हैं, इवन फोक डांस जिसको हम लोक नृत्य कहते हैं, जैसे घूमर, गिद्दा, है ना, दांडिया, तो फोक डांस की भी लिस्ट है। तो आप हमारी पहले वाली वीडियो देखिए, सेकंड वाला मतलब जो है, वहां पर आपको पता चल जाएगा। क्लियर है। तो कथकली की उत्पत्ति जो है वो कहाँ हुई थी? केरल में। और अपने भारी विस्तृत श्रृंगार और वेशभूषा के लिए जानी जाती है कथकली। और केरल में ही आपको मोहिनी अट्टम देखने को मिलता है। तमिलनाडु में भरतनाट्यम देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में कथक है। उड़ीसा में ओडिसी है। असम में सत्रिया है। मणिपुर में मणिपुरी है। हो गया, सारे 8 फॉर्म हो गए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ फेमस बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया? भाई बहुत फेमस बुक है जवाहरलाल नेहरू की। तो 1942 से 45 के बीच में क्या हुआ था, ये अहमदनगर किले में इनकी नजरबंदी कर गई थी, करी गई थी। मतलब माना जाता था कि भाई ये बाहर निकलेंगे, लोग आंदोलन करेंगे। और उसमें जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था उसी बीच की बात है, कई सारे नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया था। उस समय जवाहरलाल नेहरू ने वहां मतलब नजरबंद होते हुए इन्होंने ये बुक लगी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उम्मीद है पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। जो भी बात आपको बताते जा रहे हैं अच्छे से उसको याद करिए। अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आप लिख के ले लो, जब आप एसएससी का पेपर कोई भी दो, एमटीएस, सीजीएल, जीडी, ऐसे ही प्रश्न रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बस आप लगातार हमारे साथ पढ़िए। ठीक है। तो देखिए भाई, ये लिटरेचर क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ। ज्ञान कहाँ से मिलता है? किताबों से। किताबें किस में आती हैं? लिटरेचर में। ये पॉइंट याद रखिएगा, है ना। उम्मीद है कि आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार भी है जो लिटरेचर के क्षेत्र में अच्छे योगदान के लिए दिया जाता है। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला क्या मतलब, आपके जो 20 क्वेश्चन थे वो यहाँ पे डिस्कस हो गए हैं। और यहाँ पर क्या कहते हैं कि आपने अच्छे से देख लिया, समझ लिया। और कोई डाउट होगा तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताइएगा। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। देखिए टेलीग्राम पे आप पहले जुड़िए, जीके बाई ब्रजेश। वहां पे आपको क्या है, जीके बाई ब्रजेश सर सर्च कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आप मिल जाएंगे हम। ठीक है। और यह जीके बाई ब्रजेश यूट्यूब पे देखेंगे तो वहां से भी आपको क्या होगा कि चीजें मिल जाएंगी। उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। कोई डाउट होगा बिल्कुल आप कमेंट करके बताएं। मैं कोशिश करूंगा 20 से 25 क्वेश्चन का सेट डेली देता रहूं। और जहां पर भी कोई डाउट होगा
वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से लीजिए और नोट करिए। पर आपने देखा होगा जिन लोगों ने क्लास करी होगी, तो केवल क्वेश्चंस नहीं हम बता रहे हैं, क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो यार आंसर केवल देखना है तो भैया पीडीएफ देख सकते हो, बट अगर आपको कुछ ज्यादा सीखना है तो आप आइए, लगातार वीडियोस देखिए। लाइव तो नहीं कहेंगे, बट मैं कोशिश करता हूँ प्रीमियर डाल दूं या फिर अपलोड कर दूं, तो आप इसको देखिए और ऐसे ही क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते रहेंगे। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल जीके बाय ब्रजेश। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।